किसी देश की नेवल स्ट्रेंथ क्या होगी? शायद कुछ जवाब आए कि सर उस देश के पास कितने नेवल शिप्स हैं, कितने सबमरीन्स हैं, कितने शिप लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं और किस तरीके से हैं। लेकिन क्या ये नेवल स्ट्रेंथ को पूरी तरह डिफाइन करेगा? या आपको लगता है कि उस नेवल पावर की मींस जिस वॉर शिप्स की, जिन सबमरीन्स की हम बात करें, उनकी लोकेशन कहां है दुनिया में, ये डिफाइन करेगी आपकी नेवल स्ट्रेंथ? यानी कि नेवी की स्ट्रेंथ, नेवी की कैपेबिलिटी अलग बात है। देश की नेवल स्ट्रेंथ इस बात पर निर्धारित होती है कि आपके वो शिप्स, सबमरीन्स कौन कौन से चॉक पॉइंट्स दुनिया के ऐसे हैं जहां पर वो लोकेटेड हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहां पर एक्सेस के लिए आपसे अनुमति जरूरी होती है, कौन से एरियाज में आपकी नेवल प्रेजेंस की वजह से आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तो मुझे लग रहा है आप समझ में आ रही होगी आपको बात। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूएसए ने सिग्निफिकेंटली अपनी नेवल स्ट्रेंथ को इस एरिया में बढ़ाया, जरूरत थी। इधर रशिया है मींस यूएसएसआर उस टाइम पर, यहां पर चाइना है, जापान यूएस का एलाय है आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, जिम्मेदारी ली थी इसकी डिफेंस की, राइट। तो जाहिर सी बात है ऐसे में सभी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर यूएस की नेवल प्रेजेंस जरूरी थी। यहां पर यूएस ने अपने मिलिट्री बेसिस बनाए। लेकिन अब वो टाइम गया जब यूएस एक अनचैलेंज्ड पावर थी इस पैसिफिक ओशन की। अब इसको चैलेंज कौन कर रहा है? चैलेंज कर रहे हैं मिस्टर शी जिनपिंग, कह रहे हैं ऐसे ही थोड़ी ना चलता रहेगा, वन पैसिफिक पॉलिसी। मुद्दा क्या है? देखिए, ये रिंग ऑफ फायर है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एरिया में वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मींस प्रोन है ये एरिया। अब कुछ टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ जो सोलोमन आइलैंड नेशन, जो साउथ पैसिफिक ओशन का एक नेशन है, उसके साथ चाइना ने टाई अप किया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि सोलोमन आइलैंड ने साइन करा कि देखिए, अगर हमें कोई दिक्कत हुई या आपको लगा कि आपके जो एसेट्स हैं, आपके लोग सोलोमन आइलैंड में उनको कोई दिक्कत हुई, तो आप अपनी पुलिस, मिलिट्री को यहां भेज सकते हैं, अपनी पुलिस को वहां भेज सकते हैं। तो ऐसे में यूएस ने कहा यह तो सरासर गलत है। ये सोलोमन आइलैंड और आसपास वाला एरिया, यहां पर तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यूएस नेवी होती थी। अगर यहां पर चाइना की प्रेजेंस बढ़ जाएगी तो चाइना तो काउंटर करेगा, राइट। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा इशू। पहले ये हेडलाइंस देख लीजिए। जियोपॉलिटिकल बैटल इन साउथ पैसिफिक हॉटस्पॉट्स, चाइना प्रिपेयर्स टू सेंड पुलिस ऑफिसर्स टू सोलोमन आइलैंड। चाइना इज गेनिंग प्रीडेटरी कंट्रोल। प्रीडेटरी कंट्रोल का मतलब है कि उनके हकों को चाइना ले रहा है इन स्मॉल आइलैंड के। क्वाड मस्ट ज्वाइन हैंड्स विद ताइवान। ताइवान का बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है यहां पर, उसको भी जानेंगे। चाइना, यूएस शुड रिगार्ड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एज इंडिपेंडेंट स्टेट। अब जब यूएस ने वार्निंग दी कि चाइना तुम ऐसा मत करो, तो चाइना कह रहा है कि आपको क्या पड़ी है भाई, आप ये मानो ना कि पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, ये छोटे छोटे, ये सब इंडिपेंडेंट नेशंस हैं। अब इनकी मर्जी अगर ये हमसे बात करें, हमारे साथ संबंध बनाएं, तो आपको क्या जलन होती है? यूएस कहता है कि युद्ध होगा और वो प्रबुद्ध होगा। खैर, शुरुआत करते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप में से कोई जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। कभी कोई सवाल है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। 2020 में सुआवा हार्बर पर एक चाइनीज शिप मिला। वो एक तरीके से फिशिंग वेसल की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन वो स्पाई वेसल था। यानी कि जब चाइना इस साउथ पैसिफिक ओशन में इन छोटे छोटे आइलैंड नेशंस को बेसिकली इनकी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा है, अपनी प्रेजेंस को वहां पर बढ़ाना चाह रहा है, तो इसका एक लिंक ये भी है कि उसको पता है कि ऑकस यानी कि यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप जो कि काउंटर करना चाहता है चाइना को, यूएस और यूके मिलके ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि चाइना के एक्सपेंशनरी पॉलिसी को काउंटर किया जा सके। तो अब ऑस्ट्रेलिया की गतिविधियों पर खास नजर रख रहा है चाइना। चाइना अपनी पुरानी वो डेट ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है और इसके थ्रू ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस के अंदर प्रोजेक्ट ले रहा है और धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है इनकी सोवरेनिटी को। अब सोलोमन आइलैंड जरा देख लीजिए। रिसेंट लीक डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आपको बताया, सोलोमन आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक ओशन रीच्ड अ डील विद चाइना आउटलाइंस अनप्रेजेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन का इसको नाम दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट एक्सप्लिसिटली इनेबल्स चाइना टू सेंड ट्रूप्स। अब इसमें और के बाद वाली बात ध्यान दीजिएगा, पुलिस, आर्म फोर्सेस, मिलिट्री पर्सनल एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू सोलोमन आइलैंड। और किस केस में?
टू द आइलैंड लेटर गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट, या तो सोलोमन की जो गवर्नमेंट है वो कहे कि देखिए हमें जरूरत है, आप भेज दीजिए। देखिए इससे पहले भी सोलोमन आइलैंड में सिविल अनरेस्ट हुआ, तो उस टाइम पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि देखिए हमारे यहाँ फोर्सेस भेज दीजिए, हमारी फोर्सेस जो हैं कैपेबल नहीं है सिविल अनरेस्ट को शांत करने में। तो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने फोर्सेस को भेजा था, लेकिन वो टाई अप नहीं था, वो रिक्वेस्ट थी, ऑस्ट्रेलिया ने भेजा, ऑस्ट्रेलिया को पता था हम नहीं भेजेंगे तो फिर कोई और भेजेगा, और जो भेजेगा फिर वो वहाँ पर टेक ओवर कर सकता है, राइट, ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसा देखा गया कि अब तक तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखता था, पैसिफिक जो फोरम है उसमें भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखता है, सिक्योरिटी की जिम्मा लेता है, लेकिन अब तो चाइना ने कहानी बदल दी है। और के बाद ये कह रहा है इफ फॉर्मर सीज, यानी कि खुद चाइना को लगता है कि भाई उसके प्रोजेक्ट की सेफ्टी, उसके लोगों की सेफ्टी खतरे में है, तो ऐसे में भले ही सोलोमन आइलैंड की गवर्नमेंट बुलाए ना बुलाए, ये मेहमान खुद ही चले जाएंगे वहां पर। समझ रहे बात? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है कि जैसे चाइना कह रहा है कि हम आपके यहाँ यार्ड्स बनाएंगे जहां पर कि आसानी से क्रूज शिप्स आएंगे, आपके यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, तो ऐसे में चाइना को क्या मिल रहा है? चाइना को लॉजिस्टिक्स का ऑपरेशन मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, चाइना को दो बड़े फायदे यहां पर हो रहे हैं। नंबर वन, चाइना इस एरिया में सर्वेलेंस कर सकता है, चाइना की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। चाइना को पता है ऑकस, क्वाड, ये सारे ग्रुपिंग जो है चाइना को काउंटर करने के लिए बने हैं। तो चाइना यहां पर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को कब बढ़ा देगा? जब इन आइलैंड्स में ये पोर्ट्स, यार्ड्स को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा, उधार वो दे नहीं पाएंगे वापस, तो चाइना इसमें अपने राइट्स ले लेगा और चाइना इसके थ्रू इस पूरे एरिया पर सर्वेलेंस रखेगा। नंबर टू बेनिफिट, वो अपनी ब्लू वाटर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि उसकी जो नेवी है वो अपने खुद के कोस्ट से लंबे समय तक दूर रह सकती है अगर उसकी प्रेजेंस यहां पर हो जाए। कैसे? अरे आसानी से लॉजिस्टिक फैसिलिटी, रिफ्यूलिंग, फूड सब कुछ मिलेगा ना, तो ऐसे में यहां पर भी वो स्टेशन कर सकता है, तो उसकी नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी इस एरिया में। अब जरा कुछ बेसिक सोलोमन आइलैंड के बारे में। मेलेनेशियन ग्रुप का आइलैंड है, इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट होता था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। कभी जर्मनी ने भी टेक ओवर किया, जापान ने भी टेक ओवर किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर फाइनली यूएस ने लिया, यूएस ने लेकर वापस यूके को दे दिया। उसके बाद 1978 में इंडिपेंडेंस मिल गई। ये कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है। अब जरा यहां पर देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आपको बताना है। ये जो आपको दिख रहा है, यह है ताइवान, ठीक है। अब चाइना क्या कर रहा है? इन साउथ पैसिफिक जो नेशंस हैं, इनमें से 6 ऐसे देश थे जिन्होंने ताइवान को एक अलग देश का दर्जा दिया था, लेकिन इन 6 में से 2 ने अब बैक ऑफ कर लिया है। क्यों? चाइना की वजह से। चाइना ने कहा मुझसे संबंध तभी बनेंगे जब ताइवान को नहीं रिकॉग्नाइज करोगे। वन चाइना पॉलिसी, यानी कि एक ही चाइना है, और चाइना कह रहा है कि यहां पर भी वन ही पैसिफिक पॉलिसी चलेगी, यानी कि सब एक ही लाइन में होंगे। चाइना की जो ओरिएंटेशन है पैसिफिक के लिए, उसके लिए चाइना वांट्स टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑलमोस्ट एंटायर पैसिफिक, बीट जापान, फिलीपींस, सोलोमन। और फिलीपींस के बारे में एक अपडेट बता दूं, इस वीडियो को बनाने से पहले जस्ट न्यूज़ आई कि जो फिलीपींस में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि शायद चाइना के फेवर वाले व्यक्ति वहाँ पर अब हेड बन जाएं। तो ऐसे में चाइना के फेवर में ये पूरा एरिया हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया की पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी में भी हम फिलीपींस को अपनी साइड मानकर चल रहे थे और फिलीपींस को काउंटर टू चाइना मान रहे थे। लेकिन अगर वहाँ पर चाइना के फेवर वाले पॉलिटिशियन जीत जाते हैं चुनाव, तो यहाँ पर ये जो समीकरण है वो बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस पर सेपरेट एनालिसिस हम बनाएंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि ताइवान को डी रिकॉग्नाइज कराना भी यहाँ पर एक स्टेप है जिसमें वो आगे बढ़ रहा है चाइना। अब देखिए, यह है सोलोमन आइलैंड, यह है किरिबाती। इन दोनों ने बैक ऑफ कर लिया है। उन्होंने कहा कि ताइवान, पहले हम मानते तुम अलग देश हो, लेकिन अब नहीं मानते। ताइवान कह रहा है ऐसा कैसे? तो वो कह रहे हैं ऐसा इस वजह से क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। अब वॉशिंगटन ने तो तीखी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि मिलिट्री प्रेजेंस जो है हम इसके सख्त खिलाफ है और ऐसे में हम रेस्पॉन्ड करेंगे अकॉर्डिंगली अगर आपने ऐसा किया। व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा है। अब बीजिंग को मिल क्या रहा है पैसिफिक से? नंबर 1, ताइवान का एंगल जो मैंने भी आपको बताया। पैसिफिक आइलैंड आर अमंग द रीजन, मैंने आपको बताया कि वेयर चाइना हैज अ कंपटीशन। क्यों? क्योंकि ताइवान को ये जो मेंबर नेशंस हैं पैसिफिक के रिकॉग्नाइज करते थे। ताइवान कहता है मैं अलग देश हूं, चाइना कहता है नहीं तुम अलग देश नहीं हो, तुम तो बेसिकली एक रेनेगेड टेरिटरी हो जिसको रीयूनिफाई होना है, तो आप हमारे ही पार्ट हो। Hence, any country which officially established relation with China has to say कि हम वन चाइना में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर
एक ही एंगल हो गया। सोलोमन आइलैंड जो पहले मान रहा था कि हाँ हम मानते हैं ताइवान को अलग, अब वो बैक ऑफ कर गया है। ठीक है, एक और बात समझिएगा इंपॉर्टेंट, कि अगर इसके आसपास वाले ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस हो गई, तो ऐसे में जो पहले सिक्योरिटी का जिम्मा ताइवान का यूएस लेता था, यूएस इज हैविंग अलायंस विद ताइवान, तो ऐसे में अब चाइना ये मैसेज दे रहा है ताइवान को कि देखो यूएस तुम्हें बचाने आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस साइड से जो साउथ पैसिफिक ओशन है इसको तो मैं अपने फेवर में करता जा रहा हूं, राइट। अब मेरी नेवल स्ट्रेंथ यहां पर हो गई तो यूएस की नेवी आएगी भी, तो आई विल हैव अ काउंटर टू दैट। तो ऐसे में ताइवान को सब्जुगेट किया जा सकता है, बेटर टर्म्स पे लाया जा सकता है। वो बेटर टर्म्स किसके फेवर में होंगी? चाइना के फेवर में होंगी। तो ये एक चाल है। सोलोमन आइलैंड, क्रिबेटी, मैंने आपको बताया उन्होंने स्विच कर दिया अलायंस, अब कह दिया हम नहीं मानते इसको। दूसरा एक रीजन है वो है जो आपके ये छोटे छोटे नेशंस हैं, इनके वोटिंग यानी कि नंबर तो है ना, इनके छोटे देश हैं लेकिन नंबर हैं, तो ऐसे में यूएन में इनकी वोट को चाइना अपने फेवर में कर सकता है। कैसे फेवर करेगा? इनको कहेगा आपके यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, हम डेवलपमेंट लाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, टूरिज्म हब बना देंगे आपके यहाँ, और ऐसे में इनसे वोट लेकर वो यूएन में अपने फेवर में मामले को कराएगा। साथ में ईईजेड, अब देखिए छोटे छोटे देश हैं लेकिन सब में 200 नॉटिकल माइल लगा लीजिए इनके कोस्ट से, क्योंकि वही तो कानून कहता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सील। तो कितना बड़ा एरिया ऐसा है जो इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। चाइना देख रहा है कि ये एरिया नहीं है, ये पैसा है, ये रिसोर्सेज हैं जिसको मुझे हार्नेस करना है, क्योंकि इनके पास खुद तो टेक्निक है नहीं, खुद उनके पास ऐसी एक्सट्रैक्शन कंपनी है नहीं, तो इससे बेटर है हम इनके पास जाएंगे, आपके पास तो है नहीं टेक्निक, हम देते हैं टेक्निक। करना क्या है, जितना एक्सट्रैक्शन होगा उसमें से एक शेयर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत है अपने डेवलपमेंट के लिए, तो चाइना के फेवर में ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। तो चाइना अपनी ताकत को बढ़ाएगा इस एरिया से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का इस्तेमाल करके। साथ में टिम्बर और फिशरीज की भी अवेलेबिलिटी है इस रीजन में, तो वहाँ पर भी चाइना इसका इस्तेमाल करेगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जैसे आपको बताया कि इस लोकेशन में यूएस की नेवी की मेन स्ट्रेंथ रहती थी, लेकिन अब इन चौक पॉइंट्स पे चाइना अपने आप को स्टैब्लिश किस तरीके से कर रहा है कि जहां यूएस के बेसिस हैं उसके बीच में लोकेशंस पर वो अपने बेसिस बनाएगा। तो ऐसे में यूएस और इधर से ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान है वो ऑकस वाला टू काउंटर चाइना, उसके काउंटर में चाइना की स्ट्रेटेजी है, इंसर्ट इटसेल्फ बिटवीन अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, पैसिफिक आइलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज स्पेशली इन केस ऑफ ऑकस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई तुम मुझे सोच रहे थे काउंटर करने की, कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है और हमारे पास ये छोटे छोटे देशों को अपने फेवर में करने की क्षमता है। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी है। तो आपको पता लगा कि चाइना की क्या एम है। सबसे बड़ा एम तो है ताइवान, ठीक है। दूसरा है आपका यूनाइटेड नेशन, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टिम्बर रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, राइट। व्हाट आर इंप्लीकेशंस ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन? अगर ऐसा होता जा रहा है तो इसके नेगेटिव इंप्लीकेशन भी तो होंगे, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आएगी। ऑल पैसिफिक कंट्रीज हैव अ स्टेक इन प्रोटेक्टिंग स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हम सबको पता है कि चाइना एक्सपेंशनरी पावर है, राइट, और वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को साइडलाइन कर देता है। तो ऐसे में यहां पर अनस्टेबिलिटी हो सकती है। पैसिफिक आइलैंड फोरम में बोए डिक्लेरेशन के तहत ऑस्ट्रेलिया ने लगातार जिम्मा लिया है सिक्योरिटी का, रीजनल सिक्योरिटी का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अंडरमाइन करता है उस सेंटिमेंट को कि यहाँ के जो छोटे छोटे नेशन से अप्रिशिएट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एफर्ट्स को। तो यानी कि अगर अब तक ये छोटे छोटे आसपास के आइलैंड नेशंस ऑस्ट्रेलिया से खुश थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा खुश रहेंगे, राइट। तो यानी कि जियोपॉलिटिक्स में आपको लगातार एनालाइज करना पड़ता है कि हवा का रुख किस साइड है, राइट। तो आपको ज़्यादा बेटर ऑफर्स देने होंगे आसपास के देशों को। यूएस ने अनाउंस किया प्लान कि हम भी एम्बेसी ओपन करेंगे सोलोमन आइलैंड में, लेकिन जब तक वो अपने इस आइडिया को कंप्लीट कर पाते उससे पहले देखा कि सोलोमन आइलैंड तो चाइना के साथ बड़ा ही क्लोज हो रहा है, स्ट्रांगली एम्बेडेड हो गया है। तो स्मॉलर आइलैंड नेशंस ऑफ द रीजन हैविली डिपेंडेंट हैं बाहर से आने वाले फंड्स पे। तो ऐसे में ये एक तरीके से चाइना के फेवर में जा रहा है, लेकिन अभी भी स्कोप है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ की एक मेजर पावर है, राइट। So Australia has to use its location.
सो स्टेब्लिश जो पावर स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे और ये जोन अब मेजर जोन ऑफ कंटेस्टेशन हो सकता है, राइट। हमने देखा है किस तरीके से रशिया यूक्रेन हुआ, राइट। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो पावर्स होती हैं वो ये देखती हैं कि मुझे इससे नुकसान क्या है, फायदा क्या है। अगर उनको लग रहा है कि ज़्यादा फायदा इस चीज़ में है कि दुनिया को मैसेज जाएगा कि अब पैसिफिक ओशन में केवल यूएस ही पावर नहीं है, क्योंकि लॉजिक तो चाइना बड़ा सही रख रहा है ना। चाइना कह रहा है भाई ये अलग अलग देश हैं और इनकी मर्जी है किसी के साथ संबंध बनाए। आज ये हमारे साथ क्लोज आने के लिए तैयार हैं तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो यानी कि इससे जो है डायनेमिक्स बदल सकती हैं, राइट। ताइवान का फ्यूचर खतरे में आ सकता है क्योंकि ये सारा एनसर्कलमेंट ताइवान को प्रेशराइज कर देगा। जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन इज अंडरगोइंग, इसी को मैंने बताया, अनप्रेसिडेंटेड चेंज। हालांकि इंडो पैसिफिक के लिए हमने क्वाड और ये स्ट्रेटजी तो बनाई, लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि क्वाड का इस्तेमाल इन साउथ पैसिफिक ओशन के छोटे छोटे देशों के साथ बेहतर अलायंस करने के लिए करें। यानी कि 4 देश इकट्ठे हो गए, केवल उससे काम नहीं होगा। ये साउथ पैसिफिक ओशन की जो क्रिटिकल लोकेशंस हैं ये हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें इन सारे 4 देशों को साथ में आना होगा। आई थिंक अब ये इशू आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।